नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए मौजू के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। सेम गेस्ट मेरे साथ आज फिर एक दफ़ा मौजूद हैं, ब्रदर विंसेंट वेलफ्रेड खान। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये इन्होंने MA किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में, और इसके साथ ही साथ ये CSS के स्टूडेंट हैं। आज एक बार फिर से अपने प्रोग्राम दोराहा में मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब कि आज आपने दोबारा मदऊ किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। सर, हमने पिछला जो प्रोग्राम किया था इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो कशीदगी है या जो जंग चल रही है उससे रिलेटेड था, तो इसको हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। सवाल कुछ डिफरेंट है आज। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रियासत और मज़हब का जो है वो क्या रिश्ता है? देखें पास्टर साहब, अगर तो मैं एक मुख्तसरन इसका आपको जवाब दूँ तो सबसे जो आसान इसका जवाब वो ये है कि रियासत और मज़हब का कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक है, आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है। और अगर मैं अपनी मुल्क के लिहाज से इसके लिए आपको सबसे बड़ी दलील दूँ तो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो 11 सितंबर की स्पीच याद करनी चाहिए, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तुम आज़ाद हो, आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मज़हब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात पे कोई ताल्लुक। कि तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने चर्चिस में जाने के लिए, तुम आज़ाद हो अपनी इबादतों को करने के लिए। रियासत का तुम्हारे मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अब ये जब हम स्टेट वर्सेस रिलीजन पढ़ते हैं तो अगेन इसकी भी एक बड़ी वास्ट हिस्ट्री है। ठीक है। हम अगर तो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से इसको लेके चले तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी अरूज पे कब आना शुरू हुई, जब कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने जो है वो क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, बैप्टिज़म लिया, और रियासत को जो है वो रियासत का जो मज़हब है वो मसीहियत कर दिया। और हम फिर देखते हैं कि मसीहियत बहुत अरूज पे गई, फैलती रही, उसके बाद फैलती गई, अरूज पे गई, और फिर मसीहियत का जो वो एक परसिक्यूशन एरा था उससे पहले वो एंड हुआ। गाहे बगाहे चलते चलते मसीहियत फैलती गई पूरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और आगे भी, लेकिन मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे स्टेट रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी थी। ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब रियासत और मज़हब का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जी, ठीक है, क्योंकि चाहे वो उस टाइम तो खैर आप जितने भी एराज आप पढ़ लेते हैं आपको सारे मोनार्की एराज पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी उस टाइम तक दुनिया में नहीं आई थी। तो जो बादशाह थे वो चलते थे मज़हब की बुनियाद पे या रिलीजन की बुनियाद पे, या हम अगर अब क्रिश्चियन हिस्ट्री की बात करें तो चर्च की बेस पे। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि कई मामलात पे हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे और रियासतों में बलवे देखे, और चलते चलते फिर हम एक बड़ा तारीख का मशहूर वाक़या सुनते हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, बादशाहत भी ख़त्म होती है और चर्च का भी जो फ्रांस में होल्ड था वो ख़त्म होता है। यूरोप ने उस टाइम ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि आपको जो है मज़हब और रियासत, अब एक एग्रीमेंट होता है सोशल एग्रीमेंट जी, जो रियासत अपने शहरियों के साथ करती है, ठीक है, और एक होता है रिलीजियस एग्रीमेंट जो एक मज़हब का, ठीक है, या एक रिलीजन जो हमें कोड प्रोवाइड करता है अपने फॉलोवर्स को, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट एग्रीमेंट्स है, इन एग्रीमेंट्स को ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने बात बताई थी कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जो मज़हब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजिकल कंट्रीज़ जो मज़हब की बुनियाद पर वो हैं। देखिए दुनिया की हर कंट्री ना आइडियोलॉजिकल कंट्री है, ठीक है, ठीक है। चाइना ने अगर रेस उठा तो उनका जो रेस था वो एक इकोनॉमिक हेजमनी क्रिएट करने, ठीक है ना। यूएस की जो 50 डिफरेंट स्टेट्स थी, उन्होंने जब कोलैबोरेट किया तो उन्होंने बोला कि हमने दुनिया की सुपर पावर बनना है, ठीक है, ठीक है। तो हर रियासत का कोई ना कोई नज़रिया मौजूद है। इंडिया का एक नज़रिया था कि हम एक ग्रैंड इकोनॉमी बनेंगे विद द प्रमोशन ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट है। लेकिन रिलीजियस आइडियोलॉजी पे सिर्फ इस वक्त दुनिया में 2 कंट्रीज मौजूद हैं, द स्टेट ऑफ इसराइल एंड पाकिस्तान। तो इन दोनों ममालिक में जो है वो रियासत और मज़हब का थोड़ा बहुत रिश्ता मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में
एक जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अक्सर इशू ये रेस करती हैं कि कोटा सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, हमें साइडलाइन किया जाता है, और इस तरह के एतराज़ात माइनॉरिटीज़ उठाती हैं जो कि मैं बोलूँगा सरसरी मतलब गलत हैं। ठीक है, उनको जब आप स्टडी करते हैं तो जो कोटा वाला सिस्टम है वो काफ़ी हद तक हमारे फ़ायदे में भी है। ओके, लेकिन अगेन रियासत का इस चीज़ से कि आपका क्या मज़हब है इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। डेमोक्रेसी जी, ठीक है, इसी बात की जो है वो गर्विदा है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो हर इंसान को, हर इनफरादी शख्स को मौजूद होने चाहिए। और वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है यूएनओ के राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं कि एज अ वोटर आपके राइट्स होने चाहिए, आप वोट कर सके, आप इलेक्शन लड़ सकें, ठीक है, आप अपने बुनियादी हकूक़ हासिल कर सके। तो ये सारे राइट्स हमें मौजूद हैं। बस ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो बन चुकी है रिलीजियस बेसिस पे, इसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये देखें, ये बेसिक राइट्स हमें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम जिसको जो है वो इससे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ऑब्वियसली उसकी वजह से माइनॉरिटीज़ को कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती, लेकिन वो इवेंचुअली ठीक होंगी। जी, इसी तरीके से फ़लस्तीन का भी, इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है, मैं पिछले दिनों एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट पढ़ा था। जो लोग अक्सर इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग को, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, दोनों मज़ाहिब की जंग बताते हैं, दरअसल दो मज़हबों की जंग नहीं है, वो दो कौमियतों की जंग है। ठीक है, आप अगर अभी इसराइल और फ़लस्तीन के अटैक्स को जो पढ़ते तो वहाँ पे आपको सिनेगॉग्स भी डैमेज होते हुए नज़र आएंगे, आपको मसाजिद भी डैमेज होती हुई नज़र आएंगी, आपको चर्चिज़ भी डैमेज होते हुए नज़र आएंगे। मर यहूदी भी रहा है, मर मुसलमान भी रहा है, वहाँ पे बसने वाले मसीही भी मर रहे हैं। तो ये दो मज़ाहिब की जंग नहीं है, ये दो कौमियतों की जंग है। ठीक है, और वही यहूदी जो इसराइल में आबाद हैं, जो खुद को कट्टर यहूदी कहते हैं, वो ज़ायोनिज़्म एक्ट को जो है, इस एक्शन को जो है वो डिनाई कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं वो, इसके खिलाफ है। राइट। तो अगेन रियासत का और मज़हब का कोई रिश्ता नहीं। राइट। विंसेंट भाई, आपने बात की है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में, उनके साथ कुछ ना कुछ इशू तो होते ही हैं और मसाइल उनको दरपेश होते ही हैं। लेकिन आपने भी गुफ्तगू में जिक्र किया था कि जो कोटा सिस्टम है वो किसी हद तक ठीक भी है। देखिए, मैं इसको बड़ी सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको हर डोमेन में नज़र आता है कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे जो भी हुकूमती चीज़ें चलती, उसमें आपका एक स्पेसिफिक कोटा होता है। इसकी वजह यह है कि कोटा क्यों फ़ायदेमंद, कि आपके लिए उन्होंने सीटें मखसूस कर दी हैं। ठीक है, इस पर कोई और नहीं आ सकता है, उस पर कोई और नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ सीएसएस की। आप सीएसएस में सीट्स डिवाइड होती हैं, ठीक है, प्रोविंसेस की बेस पे। फिर सिंध में भी 2 कोटे हैं, अर्बन रूरल, और उनमें माइनॉरिटी की सीट्स निकलती हैं। जो सिंध अर्बन है, सिंध के शहरी इलाकों का जो माइनॉरिटी का कोटा है, चाहे अब उस पर कोई माइनॉरिटी वाला पास करे या ना करे, ठीक है, वो सीट कभी भी किसी मेजॉरिटी वाले को नहीं मिलेगी, जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ये, अगर 200 सीटें हैं, सिंध के शहरी इलाकों को 20 सीटें मिली है, जिसमें से 2 सीटें जो है वो माइनॉरिटी की हैं। ठीक है, तो अब चाहे 25 मुस्लिम बच्चे सीएसएस पास करें, 30 पास करें, और कोई भी माइनॉरिटी का बच्चा अगर प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपके कोटा में से सीट उनको कभी भी नहीं देंगे। तो वो एम्प्टी जाएगी, वो एम्प्टी जाएगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। अब आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि आप भी उस इम्तिहान में शरीक हों। उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम, अच्छा कोटा सिस्टम पे ना अक्सर ये होता है, आप मिनिमम क्राइटेरिया भी मीट कर लेते हैं ना, जी, तो आपको सीट मिल जाती है, क्वालिफाई कर जाती है। और जो मेजॉरिटी वाले होते हैं वो अपनी सीट्स पे फिर एक तो वो क्वालिफाई करते हैं, फिर मेरिट पे जाके कंपटीशन कर रहे होते हैं। ओके, तो ये इस लिहाज से आपके फ़ायदेमंद है और आप अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीखें। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को इस बात को सुनने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं माइनॉरिटीज़ से मुखातिब हूँ कि जैसा ब्रदर विंसेंट ने बताया है कि कोटा सिस्टम जो है वो एक हद तक ठीक है, क्योंकि वो नशिस्त जो है वो आपके लिए ख़ास तौर पर मखसूस होती हैं, और आपको इसकी अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आप लाजमी जो है इस हवाले से अवेयरनेस हासिल करें और अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। आपके जो नशिस्तें आप लोगों के लिए हैं, हमारे लिए ख़ास तौर पर है, उनको हम लाजमी क्वालिफाई करें। हम बात कर रहे थे इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो कशीदगी है, तो इसमें इस जंग में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका क्या किरदार है?
देखिए पास्टर मोहसिन, हम पिछले दिनों से कई इस्लामी ममालिक के बयानात सुन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि इसराइल की सेक्शन की अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो वो सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ के बयानात नहीं है, आपको अमेरिका में भी एहतजाज होते हुए नज़र आएंगे इसराइल के ख़िलाफ़। आपको जो है मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ से भी जो है वो आपको बयानात मिलेंगे। अब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवेन करके जो है एक जंग बंदी का मुआहदा किया ताकि उनको एड पहुँचे, ठीक है। इस्लामिक कंट्रीज़ इसकी जो मुखालफत कर रही हैं वो सिर्फ डिप्लोमेटिक बेसिस पे कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। और आज आपको मैं बड़ी एक मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि ऑल्दो पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन दुनिया में काफ़ी मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ इसराइल को रिकग्नाइज़ किया हुआ है और वो उनके साथ ट्रेड, इकॉनमी, उनके सारे ऑपरेशंस चलते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो अमेरिका उसको जो है वो जंग बंदी के लिए बीच में आता है, या इंडिया के एक्शन को गलत कहते हैं, किसी पाकिस्तान के एक्शन को कहते हैं। स्टेट लेवल पे और ग्लोबली रियासतें जो है वो कभी भी मज़हब की बुनियाद बनाकर अपने बयानात नहीं देंगी, ठीक है। अक्सर हम क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की आपको एग्जांपल लेता हूँ, सऊदी ईरान के इश्यूज़ होते थे, ठीक है, जो कि अब सॉल्व हो चुके, तो अक्सर उसको फ़िरका वारियत का भी इशू कहा जाता था, ठीक है। स्टेट का इशू कभी भी रिलीजियस या सेक्टेरियन बेसिस नहीं होता। स्टेट के पास जो है बहुत बड़े बड़े काम है करने के लिए, ठीक है। सऊदी ईरान का जो पूरा इशूज़ था ना, वो इस रीजन में हेजमनी क्रिएट करना था, अपना रोब और दबदबा कायम करने की जो है वो बेस थी। पाकिस्तान में सैडली हम देखते हैं कि इसको पेश किया जाता है यहाँ का मीडिया या हमारे जो लीडर्स हैं कि ये जी दो मज़ाहिब की जंग है, लेकिन अगेन जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ जाकर चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दो मज़ाहिब की जंग नहीं, ये टोटली इकोनॉमिक बेसिस। और अच्छा, बस मसला ये है कि दो जिन ममालिक में जंग हो रही है, एक का मज़हब, मेजॉरिटी का मज़हब दूसरा, और उसके भी जो इसराइली उसके भी जो है वो मेजॉरिटी लोगों का मज़हब दूसरा। लेकिन अगेन वहाँ पर मुसलमान भी दोनों तरफ से मर रहे हैं, वहाँ पर जो है मसीही भी मर रहे हैं, और आप जो है वो जाकर देखें वहाँ पर यहूदी भी मर रहे हैं। अगर आप ये सवाल उठाते कि क्या इसराइल में मुसलमान मौजूद है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गूगल जाके करें कि इसराइल्स पॉपुलेशन डिवीज़न, ठीक है। ऑल्दो यहूदी मेजॉरिटी में है, लेकिन 20 से 23% के करीब आपको अरब लोग मिलेंगे, पॉपुलेशन वहाँ मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वहाँ पे जो रहने वाले अरब हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी जो क्या कहना चाहिए वफादारी है, वो क्या फ़लस्तीन के साथ होगी, इसराइल के साथ, अपने मुल्क के साथ होगी। जैसे पाकिस्तान में रहने वाले मसीहियों की 100% वफादारी पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल। तो इसमें जो है हमें पहले तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, मैं कहता हूँ कि इस पर सिर्फ पाकिस्तान के किरदार को या दूसरे ममालिक के किरदार को ही डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ममालिक के भी किरदार को डिस्कस करना चाहिए कि वो मज़ीद इस जंग को बढ़ावा देने के बजाय इस जंग को रोके। क्योंकि अगर तो ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद बढ़ा तो ये कॉन्फ्लिक्ट तीसरी आलमी जंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऑलराइट, अगर यही कशीदगी रही तो। बिल्कुल राइट। ब्रदर विंसेंट, आपने बात की है कि न सिर्फ मुसलमान जो ममालिक हैं उनका किरदार है इसमें, बल्कि दीगर जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, कनाडा है, या दीगर ऐसे ममालिक जो इस दुनिया में मौजूद हैं, वहाँ पर भी इस जंग को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि अब इसकी जंग बंदी होनी चाहिए। इसमें हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक मुल्क की तारीफ़ करें और दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें, या किसी एक को बढ़ावा दें और किसी एक की जो है वो अबतरी बयान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि अमन की बात होनी चाहिए, मज़ाहिब के दरमियान भी, ममालिक के दरमियान भी, और अमन का जो पैगाम है यही बेहतर है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से कहा जाता है कि ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। बिल्कुल, जब वो इस दुनिया में आए तो अमन का पैगाम लेकर आए, और उन्होंने ऐसे ही मोहब्बत की बात की है। जहाँ कहीं भी जाते थे मोहब्बत की बात करते थे। तो आज भी तमाम तर मसीहियों को भी, और जो दुनिया में दीगर मज़ाहिब मौजूद हैं, अगर वो इस टीचिंग को हम फॉलो करते हैं कि द प्रिंस ऑफ पीस जो है, उसकी डिमांड यही रही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का जो पहाड़ी वाज है उसके हवाले से बहुत सारे लोग बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मन के वास्ते जो है वो दुआ करो और उनसे मोहब्बत रखो। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं तो हम बात करते हैं ब्लैक सितंबर के हवाले से। ब्लैक सितंबर जो है ये क्या है?
मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को ना इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, और क्योंकि ये इसका ताल्लुक़ हमारे पिछले सवाल से ये जो आपने किया था कि जब हम बात करें कि मुस्लिम ममालिक का क्या किरदार है जी, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करें। बेशक हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि अमन की बात होनी चाहिए और हमें ग्राउंड रियलिटीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये दो मज़ाहिब की जंग कभी भी नहीं है, ठीक है। ये जंग है दो रियासतों की। ब्लैक सितंबर का जो वाक़या, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री एक एक्सप्लेन करूं कि जब 1948 में ये कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हुए तो एक PLO के नाम से यासिर अराफात साहब के अंडर जो है वो एक तहरीक, एक मिलिटेंट तहरीक जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। अब क्योंकि यहूदी तो नहीं हम कहेंगे, उनको ज़ायोनिस्ट पावर जो थी वो हमेशा इनको क्रश डाउन करती थी, तो फिर ये फ़लस्तीन के एरा से निकल के ये जॉर्डन और इस तरफ इन इलाकों में आबाद होना शुरू हो गए, इस बेस पे कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे जी। लेकिन आज मैं आपसे एक बात खुल के बयान कर रहा हूँ कि कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री ने फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। जब जॉर्डन में PLO के लोग मौजूद थे तो 1970 में जॉर्डन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया जी, सही है। और उस टाइम पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर वहाँ पर मौजूद थे जो बाद में पाकिस्तान के जो है वो जनरल भी बने, ठीक है। और बाद में वो इस मुल्क में बतौर डिक्टेटर उन्होंने तकरीबन 10 साल से ज़्यादा उनका एरा रहा, रूल किया। तो पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो है वो मिलिट्री अटैचमेंट्स होती हैं, यहाँ के जनरल्स वहाँ जाते हैं, फ़ौजी वहाँ जाते हैं। तो हमारे एक ब्रिगेडियर, उस टाइम के ब्रिगेडियर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने PLO के अगेंस्ट, मतलब जो फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट जो जॉर्डन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसमें जॉर्डन ने ये कोशिश की कि हम फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालें, ठीक है। और फिर हमें पता चलता है कि वो पूरा एक मैसेकर हुआ, फ़लस्तीनियों को उर्दन में कत्ल किया गया, जॉर्डन में कत्ल किया गया। PLO के लोगों को धकेल के जो है वहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर किया गया, और फिर वो जॉर्डन और लेबनान पर जो है वो जाके बस, और फिर हम देखते कि उससे इवेंचुअली जी जो है लेबनान में और बैरूत पे भी एक बड़ा हमला हुआ, जिस पे हम एक बड़ी मशहूर नज़म भी सुनते हैं, करबलाए बैरूत के नाम से, नोहाए बैरूत के नाम से जो एक नज़म है। ब्लैक सितंबर में, क्योंकि ये जंग सितंबर में हुई थी, ये जो मैसेकर है पूरा, और इसमें कई हज़ार फ़लस्तीनी जो है उनको कत्ल किया गया था, और उनकी जो ये जो PLO की तहरीक थी इसको जॉर्डन से ख़त्म किया गया, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाता रहा। लेकिन क्योंकि एक आलमी चीज़ है, ऑन द रिकॉर्ड है, इवन आप ब्लैक सितंबर गूगल कर लेंगे तो आपको उनका नाम मिल जाएगा, वहाँ पे इंटरनेट पे इसकी सारी तफसील मौजूद है। बिल्कुल, कितने लोग कत्ल हुए, क्या एरा था। हम बात करते हैं इस ब्लैक सितंबर पे, हम बात कर रहे थे कि ये इसकी जो हिस्ट्री है वो इंटरनेट पे बिल्कुल मौजूद है, और नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसको वहाँ पे जाके गूगल कर सकते हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जो इस वक्त द स्टेट ऑफ इज़राइल जो है उसको तस्लीम करते हैं? सबसे बड़ा जो मैं नाम लूँगा, ऑल्दो देखें तकरीबन जो 57-58 इस्लामी ममालिक है, उसमें से कुछ ममालिक में जो है वो इसराइल को जो है वो रिकग्नाइज़ किया है। इनमें से जो मैं सबसे प्राइम नाम लूँगा, एंड यू विल बी शॉक्ड, दैट इज़ टर्की। ओके, ठीक है। टर्की ने ना सिर्फ उसको रिकग्नाइज़ किया है, बल्कि उनकी इकोनॉमिक जो है वो ट्रेड भी चलती है, सब कुछ चलता है। हालांकि उस टाइम यहाँ पे जो वो लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा इस्लामाइजेशन की बात करते, इस्लामिक रूल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है, अच्छा बड़े लोगों का अर्ज़ आता है कि जब ऑटोमन एम्पायर के फॉल के बाद तुर्की कमाल अतातुर्क का टर्की बना, सेकुलर टर्की बना, तो तब उन्होंने उस सेकुलर टर्की ने जो है वो 1948 के बाद जो है वो इस स्टेट ऑफ इसराइल को अर्ज़ किया। लेकिन आज का अगर टर्की मॉडर्न टर्की से इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है और अर्दोगन का जो है वो यही स्टांस है, तो वो आज रिकग्निशन ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्ट्री, करंट फॉरेन मिनिस्ट्री के हाथ में होता है और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो क्यों ख़त्म नहीं किया? अगेन इकोनॉमिक फ़ायदा है, बिल्कुल ऐसे इकोनॉमिक गेन है। फिर पड़ोस इसराइल के ही पड़ोसी ममालिक इजिप्ट और जॉर्डन, जी ठीक है। इजिप्ट जो कि इसराइल अरब वॉर्स की जो हम हिस्ट्री पढ़ते आए उसमें बड़ा इनका लड़ाई रही है, स्विस कनाल के ऊपर इनकी लड़ाई रही है, और इवेंचुअली 1990s में जो है वो
इसराइल ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट दोनों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और आज इनकी इकोनॉमिक ट्रेड्स चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे। अब यूएई भी कुछ हद तक रिकग्नाइज कर चुका है और इनकी जो है वो इकोनॉमिक ट्रेड्स चल रही हैं। तो अगेन मैं पिछली जो आपको बात बता रहा था कि जब आप रियासती बेस पे जाते हैं तो फिर आप मज़हब को बीच में नहीं लाते जी, वो वाली आइडियोलॉजी को हम इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। आप फिर देखते हैं आपका इकोनॉमिकल फ़ायदा कितना है, यहाँ से आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितनी आएंगी, ठीक है, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों ममालिक के साथ, और फिर आपकी हेजमनी कितनी क्रिएट होगी। बिल्कुल ऐसे, यही रीज़न है। और आप वैसे तो आप बड़े सिंपली गूगल कर लें तो आपको 15 से 20 जो ममालिक हैं, हाँ जी, स्पेसिफिकली जो सोवियत यूनियन से जो टूट के बने, लाइक अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह, इन्होंने भी इस स्टेट ऑफ इसराइल को रिकग्नाइज़ किया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने बात कर ली है ब्लैक सितंबर पे और हमने मुस्लिम ममालिक की बात की है जो इसराइल को तस्लीम करते हैं। अब हम जो मुआहदे तय हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं कि इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान जो अमन और सलामती के मुआहदे तय हुए हैं ये क्या हैं? देखें, जॉर्डन सिविल वॉर हुआ, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया। फिर सेकंड अरब इसराइल वॉर जो था वो बेसिकली इट वाज अ वॉर बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल, ठीक है। तो उसके बाद द कंट्रीज दे रियलाइज्ड, ऑलराइट, कि हमें जो है ना वो इकोनॉमी को भी लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जंग जब भी होगी ना तब भी इकोनॉमीज़ जो हैं वो डिस्टेबलाइज होंगी ऐसे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी आज कितनी अनस्टेबलाइज्ड है। उसका रीज़न क्या है कि अमेरिका ने बहुत सारी जंगें लड़ी, कभी वियतनाम में किया, कभी जापान में किया, अफ़गान वॉर में रहा, इराक वॉर में रहा। तो देखिए ये जो जंग है ना वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, भले चाहे आप दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो चढ़ाई भी जाके कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि हमें जो है वो इसराइल के साथ बना के रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल पावर भी और मिलिट्री पावर भी आपके सामने है कि इसराइल की कितनी ज़्यादा। किसी मुल्क की कामयाबी को देखें मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं ना, कि क्या उसके फॉरेन अफेयर्स हैं, उसकी मिलिट्री पावर क्या है, उसकी इकोनॉमिक पावर क्या है, वर्ल्ड जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, आइडियाज़ वो कितने लेके आ रहे, नोबेल पीस प्राइजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली करते हैं। तो इसराइल वाज ऑन द रेस। अब हम जब इसराइल की बात करें, अगेन द स्टेट ऑफ इसराइल, ओके, ठीक है, तो फिर इजिप्ट ने मुआहदे किए, जॉर्डन ने मुआहदे किए, ठीक है, टर्की के मुआहदे चलते। इवन लास्ट ईयर जब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही जब इसराइल पे अर्थक्वेक आया जी, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि टर्की ने एड भेजी। ओके, अब ये बातें हमें आम पाकिस्तानी आम शहरी को मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन की जो जंग है वो मजहबी जंग है। तो हालांकि ये मजहबी जंग नहीं है, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं बार बार। आपने बयान किया कि जो मुआहदे हैं वो अच्छे होते हैं क्योंकि अमन और सलामती की तो बात जहाँ कहीं भी आएगी वो अच्छी ही होगी, बेशक। मैं समझता हूँ कि जो इसराइल है और अरब दुनिया है इनके दरमियान अमन और सलामती के मुआहदे जो हैं वो होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम भी होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, और ताकि दुनिया जो है वो अमन का गहवारा जो है बने। मेरे पास एक आखिरी सवाल है आपके लिए और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि इब्राहिमी मुआहदा जो है वो क्या है। इसमें आप मुमकिन है कि इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जी, जैसे ही हम अरब और इस अरब कंट्रीज़ और इसराइल के मुआहदों की बात करें तो इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मुआहदा है इब्राहिमी मुआहदा, ये अब्राहम एकॉर्ड के नाम से आपको मिलेगा। अब देखें, एक जगह आप कह रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पे जंग हो रही है और एक जगह मज़हब की ही बुनियाद को बना के मुआहदे भी अमन के हो रहे हैं, क्योंकि जो वहदानी मज़ाहिब हैं तीनों, ठीक है ना, यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम, इन तीनों का क्लेम यही है कि हमारा बाप जो है वो एक है और वो है बाप इब्राहिम। ठीक है, हम इब्राहिम कहते हैं, वो इब्राहिम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का इतना मसला नहीं है। यूएई और बहरीन, इन्होंने इसराइल के साथ एक अब्राहम एकॉर्ड किया, ठीक है, कि आप भी जो है वो हमारे बाप इब्राहिम से, आप भी हमारे भाई हैं, ठीक है। जितने भी देखे दुनिया के थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने थियोलॉजी पढ़ी है या वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते, तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि मोनोथियस्टिक वहदानी मज़ाहिब जो हैं तीनों आपस में एक ही घर के मज़ाहिब हैं, ठीक है ना, इनकी रूट्स जो हैं वो बाप इब्राहिम से निकलती हैं। तो इस बात पे अग्री करके यूएई और बहरीन ने ना सिर्फ अमन मुआहदे किए जी, बल्कि एक दूसरे को रिकग्नाइज भी किया और ट्रेड भी स्टार्ट की।
क्योंकि यूएई भी देखें अभी इट्स ऑन द बूम, राइट, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी डे बाय डे, वो वैसे बड़े मालदार हैं और फिर भी वो ग्रो कर रहे। ऐसे सेम गोज विद बहरीन। तो अगेन जब स्टेट लेवल पे बात जाएगी तब स्टेट ये देखेगी कि उसको फ़ायदा किन किन चीज़ों में, उसकी किन वजूहात से जो है वो इकॉनमी में जो है वो रेज हो रही है, मिलिट्री पावर कैसे हो रही है। क्योंकि देखिए जब आप किसी के साथ मुआहदे करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो के मुआहदे किए थे अमेरिका के साथ जी, तो अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी फिर हमें दी, हमारे F-16 जहाज़, F-18 जो भी एयरप्लेन्स थे वो अपग्रेड हुए, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हुई। तो मिलिट्री पावर, फिर एड या इकोनॉमी या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे चाइना यहाँ पे FDI ला के CPEC का जो है वो पूरा रूट लेके आ रहा है। तो ये मुआहदे थे। और अब देखिए कितना खूबसूरत ये उन्होंने स्टाइल अपनाया कि उन्होंने बाप इब्राहिम एक दूसरे को कबूल किया कि हाँ हम उसकी औलाद हैं। क्योंकि हमारा एक और भी ये बिलीफ है कि पूरी दुनिया कि जो इंसान है वो बाप इब्राहिम की औलाद है, क्योंकि खुदा ने उसको कहा था कि आसमान के सितारों से लेके ज़मीन की रेत से ज़्यादा तेरी औलाद होगी। तो इसी बात को बनाते हुए बेस बनाकर उन्होंने अमन का मुआहदा किया जिससे वो इकोनॉमिक ट्रेड्स और सारी एक दूसरे के लिए तरक्की का सबब बन रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द इब्राहिम अकॉर्ड इज़। और तो ये जो इब्राहिम अकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, असल में जो इसका निचोड़ की बात करते हैं हम कि फ़ायदा जो है वो यही है कि इंसान आपस में जो है वो मिलजुल कर रहने वाले हों। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर कि जो इकनॉमिक है वो भी बेहतर हो, मुल्की हालात भी बेहतर हों, जंग बंदी भी की जाए और अमन का पैगाम जो है वो दिया जाए। बेशक। बहुत शुक्रिया विंसेंट भाई, आपने एक बहुत खूबसूरत आज हमारे साथ प्रोग्राम किया है। हम बात कर रहे थे इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो कशीदगी है उस पर हम बात कर रहे थे। आज हमने काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया है, जिसमें ख़ास तौर पर जो आखिरी सवाल है बड़ा कीमती था कि इब्राहिमी जो मुआहदा है वो क्या है। इस पर हमने बात की है कि ये जो मुआहदा है ये इसलिए तय पाया जाना चाहिए कि जो अक़वाम है उनके दरमियान मोहब्बत की फ़िज़ा जो है वो कायम रहने वाली हो सके। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम को देखा है। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके सवालात के जवाबात आपको अपने प्रोग्राम्स में दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।